नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलौल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह और बीज अनुसंधान केंद्र स्थापना कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले राज्यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए शनिवार को 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को दी मंजूरी। भारत और श्रीलंका के बीच कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवा समेत शनिवार को कुल 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, एग्रीकल्चर वेयरहाउस और 5000 सोलर रूफटॉप का संयुक्त रूप से किया गया उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से की अनशन समाप्त करने की अपील। कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहले से तयशुदा 4 मई को करेंगे बातचीत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलौल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए और इसके साथ ही गृह मंत्री बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि इफ्को ने अपनी गौरवशाली यात्रा पूरी की है। इफ्को ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना है तो इसमें इफ्को की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। मारा मन में कोई सवाल नहीं, एमा इफ्कोनी बहु ज महत्वपूर्ण भूमिका रहेली है। इफ्कोए खेडूतोने फर्टिलाइजर साथे जोड्या अने फर्टिलाइजर ने कोऑपरेटिव जोड़े जोड़वानुं काम इफ्कोए कर्युं अने एना कारणे आज 50 वर्षनी गौरवपूर्ण यात्रा पूरी करी इफ्को अहींया गौरव साथे ऊभुं छे। મને વિશ્વાસ છે જ્યારે ઇફકોની શતાબ્દી મનાવાશે ત્યારે દુનિયાભરની સહકારી સંસ્થાઓમાં ઇફકોનો ડંકો આજની જેમ જ વાગતો હશે। और भारत श्रीलंका के बीच कुल 7 समझौते हुए हैं जिनमें रक्षा सहयोग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के सुरक्षा हित साझा हैं। सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशा नायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। वहीं दोनों नेताओं ने सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, एग्रीकल्चर वेयरहाउस और 5000 सोलर रूफटॉप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत श्रीलंका का एक मित्र की तरह हर मुश्किल में साथ देता रहा है। भारत में नेबरहुड और सागर दोनों में श्रीलंका का महत्व है। भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं।
पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति HLC ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को 1280.35 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी। गौरतलब है कि वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से ये प्रदेश प्रभावित हुए थे। केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद इन राज्यों में अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीमों को भेज दिया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन समाप्त करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहले से तयशुदा 4 मई को बातचीत के लिए मिलेंगे और इस अवसर पर शिवराज सिंह ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच उनकी मांगों को लेकर चल रहा बातचीत का सिलसिला जारी है। शिवराज सिंह ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अब अस्पताल से वापस आ चुके हैं और वे अपना अनशन समाप्त करें। गौरतलब है कि कई महीनों से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि डल्लेवाल अपनी भूख हड़ताल पर हैं, केवल पानी पी रहे हैं और उन्हें न्यूनतम चिकित्सा सहायता मिल रही है। वहीं अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में डल्लेवाल ने दोहराया है कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, खासकर MSP की कानूनी गारंटी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए देसी गौवंश के कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे दूध उत्पादन तो बढ़ेगा ही और साथ ही अधिक से अधिक बच्चियों का जन्म भी होगा और इसका सीधा लाभ पशुपालन करने वाले किसानों को मिलेगा। और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा ब्राजील से उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों का सीमन लाया गया है। इस संबंध में राजस्थान के पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोरारम कुमावत ने RLDB सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ब्राजील से आयातित उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के सांडों के पारंपरिक हिमीकृत वियरे डोजेस का जिलों को वितरण का शुभारंभ किया और इस अवसर पर पशुपालन विभाग के निदेशक एवं RLDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आनंद सेजरा भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना अपने 10 वर्ष पूरे करने जा रही है। इस अवधि में मुद्रा योजना ने कईयों की जिंदगी में खुशियों का रंग भरा है। रांची के मयंक भाटिया की फूड ऑन गड्डी मुद्रा योजना के बूते सर पर दौड़ रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बने हैं और साथ ही उन्होंने कारोबार में कईयों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। की चाह सबों में है, लेकिन साधन और सुविधा का अभाव उन्हें हौसले की उड़ान भरने से रोक देता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऐसी उम्मीदों को पंख प्रदान कर रहा है, जिससे कईयों की तकदीर बदल गई है। रांची के मयंक भाटिया की जिंदगी पहले रुकी थमी थी। आगे बढ़ने की चाहत जरूर थी, लेकिन उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा था।
ऐसे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके लिए वरदान साबित हुआ और 1 लाख रुपए का ऋण लेकर उन्होंने फूड ऑन गड्डी का कारोबार शुरू किया, जो अब सरपट दौड़ने लगी है। मैंने दिखाया कि मुझे पिज्जा के लिए मशीन चाहिए और तंदूर, ये क्या बोलते हैं, तंदूर खोलने के लिए तंदूरी का ये मूवेबल तंदूर चाहिए, जिसके लिए मुझे बैंक के सहयोग से मुझे 1 लाख रुपए का राशि प्राप्त हुआ, जिससे कि मैं और आज के दिन मैं और तरक्की कर पाऊँ। आज मयंक के फास्ट फूड के जायके का रांची के लोग दीवाने हैं और उनका कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसका श्रेय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। केंद्र सरकार का आभार जताते हुए मयंक ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। काबिले तारीफ ये लोन है और ये लोन आसानी से मिलता है, जिसके लिए खाली आपको अपना सिविल स्कोर और साथ में अपना बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ता है और साथ ही ब्याज कम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने मयंक के लड़खड़ाते पैरों को जहां एक और सहारा दिया, वहीं मयंक को इस काबिल भी बनाया कि अब उनकी वजह से कई और घरों के चूल्हे जल रहे हैं। उनके स्टॉल पर काम करने वाले उमेश भी स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से खासे खुश हैं। तो हमें यहाँ रोजगार मिला है, तब से कहीं हमको जाने का जरूरत नहीं पड़ी है और हमारा घर परिवार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने मयंक भाटिया के जीवन में खुशनुमा रंग भरे हैं। यह रंग आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त और स्वावलंबी भी बना रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मयंक की यह उड़ान बानगी भर है। झारखंड में अनेक ऐसे मयंक हैं जो इस योजना का फायदा लेकर सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। यह योजना छोटे और मध्यम उद्यमियों की नई उम्मीद का आज पर्याय बन गया है, जो कारोबार को बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की गारंटी है। रांची से अवधेश गौतम और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 4 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 850 रुपए पर ही बना रहा। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को टमाटर का भाव रहा 1000 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 1100 रुपए पर हुए। हालांकि पंजाब की दीनानगर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 अप्रैल को टमाटर 1500 रुपए पर बिका। राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते शुक्रवार को टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 700 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में टमाटर के हाजिर भाव की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में टमाटर का भाव रहा 680 रुपए। हाथरस मंडी में भाव रहा 650 रुपए। ललितपुर मंडी में टमाटर 575 रुपए पर बिका, जबकि पीलीभीत मंडी में टमाटर के सौदे 635 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदावार होती है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन की थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है।
वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 4 अप्रैल को प्याज का भाव था 1,350 रुपए। 5 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,250 रुपए हो गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते शुक्रवार प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 300 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,200 रुपए। जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 अप्रैल को प्याज 2,200 रुपए पर बिकी। 5 अप्रैल को इसके सौदे 300 रुपए चढ़कर 2,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की ललितपुर मंडी में प्याज का भाव था 1,270 रुपए। पीलीभीत मंडी में प्याज 1,865 रुपए पर बिकी, जबकि शामली मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। और मंडी भाव के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इस समय टमाटर और मिर्च की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही तैयार आलू की खुदाई पूरी करें और खुदाई के बाद कंधों को छायादार स्थान पर सुखाएं। यहां अदरक और हल्दी की रोपाई करें और रोपाई के तुरंत बाद हरे पत्तों से मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में मूंग की बुवाई पूरी करें। इसके साथ ही जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और बुवाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में ही अगर मक्के की फसल पकने की अवस्था में हो तो सिंचाई रोकें और 5 दिन बाद कटाई शुरू करें। यहीं टमाटर के फूल झड़ने से बचाने के लिए सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में गेहूं की कटाई पूरी करें। यहीं इस समय मक्के की फसल में सिंचाई करें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाकों में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस मौसम में पपीता और आम के छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए दोपहर के समय रिंग सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों के किसान इस समय तिल की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले हल्की सिंचाई करें ताकि अंकुरण बेहतर हो। यहीं इस समय तरबूज की बुवाई के लिए खेत की तैयारी जारी रखें। वहीं झारखंड के पश्चिम पठारी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी भी प्रकार का छिड़काव केवल साफ मौसम में ही करें। यहां के सिंचित क्षेत्रों में चारे के रूप में ज्वार की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। जहां धान की रोपाई को 6 से 7 सप्ताह हो चुके हैं, वहां धान में निराई गुड़ाई के बाद यूरिया की दूसरी खुराक प्रति एकड़ 25 से 28 किलोग्राम की दर से दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल
आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में श्रीलंका यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुराधापुर पहुंचे, जहां नौसेना एयरबेस पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आज चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन नवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब घर घर में राम छा गए हैं। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय वायुसेना के विमान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि म्यांमार भूकंप राहत अभियान के तहत भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से नशा मुक्त अभियान के लिए विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाई। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।